हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बाय वन यूट्यूब चैनल। और आज हम पढ़ेंगे क्रेब्स साइकिल। अगर आप नीट की एग्ज़ाम दे रहे हो, गेट, बायोलॉजी ओलंपियाड या कोई भी बायोलॉजी रिलेटेड एग्ज़ाम, क्रेब्स साइकिल से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको सीक्वेंस दे देता है कि इसके बाद बताइए कि कौन सा सीक्वेंस आने वाला है, या वही सीक्वेंस को कभी कभी को मैच करने का दे देता है कि इसको मैच करके बताइए कि इसके बाद कौन सा सीक्वेंस आने वाला है। जो क्रेब्स साइकिल का सीक्वेंस है वो थोड़ा लेंथी है, तो कभी कभी ये लिटिल बिट टफ हो जाता है याद रखने का। लेकिन आज मैं तो कुछ ज़बरदस्त ट्रिक बताऊंगा जो कभी आप लाइफ टाइम नहीं भूलोगे क्रेब्स साइकिल के सीक्वेंस को। तो सीक्वेंस को जानने से पहले हम लोग थोड़ा सा क्रेब्स साइकिल को पढ़ लेते हैं ताकि चीज़ें खुद ब खुद क्लियर हो जाए, फिर आपको लास्ट में वो ट्रिक भी बताऊंगा। तो सबसे पहले क्या हो रहा है, हम लोग जानते हैं जो क्रेब्स साइकिल है वो ग्लाइकोलिसिस के बाद फर्दर होने वाला प्रोसेस है। अगर आपको ग्लाइकोलिसिस नहीं आता है तो डोंट वरी, मैं ग्लाइकोलिसिस पर भी वीडियो बना दूंगा ट्रिक के साथ जो आपको हमेशा याद रहे। बस इतना जानना है कि ग्लाइकोलिसिस में हम लोग क्या कर रहे हैं, ग्लूकोज मॉलिक्यूल को पायरविक एसिड में तोड़ रहे हैं। पर्पस क्या है, क्यों ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल हम लोग कर रहे हैं? तो यहाँ पर पर्पस ये है, हम लोग को एटीपी यानी कि एनर्जी का प्रोडक्शन करना है ताकि हमारा बॉडी इसको यूटिलाइज कर सके। ठीक है, इसलिए हम लोग ग्लाइकोलिसिस में भी हम लोग एटीपी का निर्माण करते हैं और क्रेब्स साइकिल में भी। और जो ग्लाइकोलिसिस है वो आपका साइटोप्लाज्म में होता है, और जो ग्लाइकोलिसिस है वो आपका एरोबिक कंडीशन या फिर बोले एनारोबिक कंडीशन, दोनों कंडीशन में ग्लाइकोलिसिस ऑपरेट हो सकता है। एरोबिक कंडीशन मींस ऑक्सीजन रहे या फिर ना रहे फिर भी ग्लाइकोलिसिस कर सकता है, लेकिन जो क्रेब्स साइकिल है वो ओनली एरोबिक कंडीशन में ही ऑपरेट होता है। अब यहाँ पे एक सवाल बनता है, अगर जो हमारा पायरविक एसिड बना है अगर इस समय हमको एनारोबिक कंडीशन मिल जाए तब क्या होता है? तब इस समय जो हमारा पायरविक एसिड है वो फर्मेंटेशन या फिर लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। जब मैं आपको ग्लाइकोलिसिस पढ़ाऊंगा तो फिर फर्मेंटेशन और लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन को भी कवर कर लूंगा। बस अभी आपको इतना जानना है, जो क्रेब्स साइकिल है वो आपका एरोबिक कंडीशन में ही ऑपरेट होता है। अगर हमारा पायरविक एसिड को एरोबिक कंडीशन मिल गया, अगर हमारा पायरविक एसिड को एरोबिक कंडीशन मिल गया तब वो हमारा जो पायरविक एसिड है वो एंटर करता है माइटोकॉन्ड्रिया में। और माइटोकॉन्ड्रिया में भी कहाँ, वो माइटोकॉन्ड्रिया के प्री माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन स्पेस में एंटर करता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया के आउटर मेम्ब्रेन है, ये माइटोकॉन्ड्रिया का इनर मेम्ब्रेन है। जो बीच का स्पेस है वही है प्री माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन स्पेस। क्योंकि जो हमारा प्री माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन स्पेस है वहीं पर हम सभी को लिंक रिएक्शन के एंजाइम और मॉलिक्यूल्स मिलते हैं। अब ये लिंक रिएक्शन क्या है इसको समझ लेते हैं। जैसे ही हमारा पायरविक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया के प्री माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में इंटर करता है तो वहाँ पर एक रिएक्शन करता है। हमारा पायरविक एसिड कोएंजाइम से इंटरेक्ट करता है, साथ में NAD+ आता है। मैग्नीशियम आयन और पायरविक एसिड डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम के प्रेजेंस में वो एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट हो जाता है। साथ ही एक NADH2 को भी रिलीज करता है, यानी कि एक हाइड्रोजन को भी रिलीज करता है। अब ये कैसे हो रहा है इसको थोड़ा सा समझते हैं। हमारा पायरविक एसिड कन्वर्ट होता है एसिटाइल कोएंजाइम में, और जो एसिटाइल कोएंजाइम है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है, क्योंकि यही आपको क्रेब्स साइकिल में इन्वॉल्व होता है और प्रोसेस को आगे इनिशिएट करता है। यहाँ कैसे हो रहा है, एक NAD+ आता है और वो कन्वर्ट हो जाता है NADH2 में, और यहाँ पर क्या होता है, कोएंजाइम भी होता है। आपको बताया था क्योंकि प्री माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन स्पेस में माइटोकॉन्ड्रिया के मॉलिक्यूल्स लिंक रिएक्शन के मॉलिक्यूल पाए जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के प्री माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन स्पेस में। कोएंजाइम भी आता है और एक CO2 रिलीज होता है। हम लोग जानते हैं कोई भी हाइड्रोजन का रिमूव होना या फिर प्रोटॉन का रिमूव होना कहलाता है ऑक्सीडेशन, और CO2 को बाहर निकालना कहलाता है डीकार्बोक्सिलेशन। इसलिए जो ओवरऑल प्रोसेस है इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ऑक्सीडेटिव
डी कार्बोक्सिलेशन, क्योंकि यहां पर ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और डी कार्बोक्सिलेशन भी हो रहा है। और इस रिएक्शन को हम लोग लिंक रिएक्शन क्यों कहते हैं? क्योंकि यहां इस लिंक रिएक्शन में क्या कर रहा है, ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल को आपस में लिंक करने का काम कर रहा है, इसलिए इस रिएक्शन को हम लोग लिंक रिएक्शन कहते हैं। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द मॉलिक्यूल्स विच आर इन्वॉल्व टू कनेक्ट और लिंक बिटवीन ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब्स साइकिल, तो उस मॉलिक्यूल का नाम है एसिटाइल कोएंजाइम। यही मॉलिक्यूल है, यही जो लिंक रिएक्शन और ग्लाइकोलिसिस को आपस में जोड़ने का काम करता है। और ये बनता कैसे? ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन से बनता है। अब जो हमारा क्रेब्स साइकिल है वो कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है। कंप्लीट ऑक्सीडेशन मतलब क्या? क्योंकि यहां पर CO2 रिलीज होता है, ग्लाइकोलिसिस में CO2 रिलीज नहीं होता है। इस CO2 रिलीज होने का मतलब क्या हो रहा है? हम लोग जानते हैं जो फोटोसिंथेसिस में, देखो ओवरऑल इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, एनर्जी निकाल रहे हैं, फूड से एनर्जी निकाल रहे हैं। तो ग्लाइकोलिसिस में जब फोटोसिंथेसिस में हम लोग क्या करते हैं, CO2 बाहर से ले रहे थे, वही CO2 को फिर हम लोग उस मॉलिक्यूल को तोड़ते जाते हैं, ग्लूकोज मॉलिक्यूल को, और उससे हम लोग एनर्जी का प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो CO2 रिलीज होगा। तो जो हमारा क्रेब्स साइकिल है, ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है, CO2 बाहर नहीं निकलता है, बस इतना बात याद रखना। और क्रेब्स साइकिल में क्या होता है, CO2 H2O रिलीज होता है, इसलिए इसको हम लोग कंप्लीट ऑक्सीडेशन कहते हैं। जबकि हमारा ग्लाइकोलिसिस क्या था, एक इनकम्प्लीट या फिर बोले पार्शियल ऑक्सीडेशन प्रोसेस था। और जो ये लिंक रिएक्शन है, इस रिंग रिएक्शन को हम लोग गेटवे रिएक्शन भी कहते हैं, गेटवे रिएक्शन भी कहते हैं। अब जो क्रेब्स साइकिल है, इस क्रेब्स साइकिल को बताया था हैंस क्रेब ने, हैंस क्रेब ने बताया था, इसलिए इसके होनर में हम इसको क्रेब्स साइकिल कहते हैं। और साथ ही साथ इसी समय एक और साइंटिस्ट थे, लिपमान। इन्होंने कोएंजाइम की डिस्कवरी की थी, कोएंजाइम की डिस्कवरी की थी, जो कि ये क्रेब्स साइकिल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है। और साथ ही साथ इसने हैंस क्रेब ने प्रोसेस बताया था क्रेब्स साइकिल का, प्रोसेस ऑफ क्रेब्स साइकिल बताया था। इसलिए इन दोनों को 1953 में नोबेल प्राइज से नवाजा गया था। अब जो क्रेब्स साइकिल है, क्रेब्स साइकिल को हम लोग TCA साइकिल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं हम लोग क्रेब्स साइकिल को TCA साइकिल भी कहते हैं? क्यों कहते हैं? क्योंकि जो क्रेब्स साइकिल में पहला ऑर्गेनिक एसिड बनता है, यानी कि पहला ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बनता है, वो जो ऑर्गेनिक एसिड होता है वो 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप वाला होता है, 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप वाला होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप वाला होता है, जिसको हम लोग ट्राई कार्बोक्सिलिक कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्राई कार्बोक्सिलिक ग्रुप कहते हैं, ठीक है। ट्राई कार्बोक्सिलिक ग्रुप वाला होता है, इसलिए इसको हम लोग TCA साइकिल, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहते हैं, TCA साइकिल भी कहते हैं क्रेब्स साइकिल को। और जो ये ट्राई कार्बोक्सिलिक वाला ग्रुप वाला जो ऑर्गेनिक एसिड होता है, इसका हम लोग कहते हैं सिट्रिक एसिड। और इसलिए जो पहला ऑर्गेनिक एसिड बनता है वो होता है सिट्रिक एसिड, 3 कार्बन वाला, 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप वाला, ट्राई कार्बोक्सिलिक ग्रुप वाला सिट्रिक एसिड। इसलिए इस साइकिल को हम लोग सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं, सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं, TCA साइकिल भी कहते हैं, सिट्रिक एसिड साइकिल कहते हैं। अब जब भी साइक्लिक पाथवे की बात होती है, जब भी साइक्लिक पाथवे की बात होती है, तो एक चीज हमेशा सब में कॉमन होता है, चाहे वो आप केल्विन साइकिल का बात करो या फिर क्रेब्स साइकिल का बात कर लो। यहां पर एक होता है एक्सेप्टर मॉलिक्यूल। जो बाहर से एक मॉलिक्यूल को लेता है, एक्सेप्ट करता है, फिर ये पाथवे को आगे बढ़ाता है, पाथवे आगे बढ़ाता है, आगे बढ़ता है पाथवे, और ये घूम के फिर से यही मॉलिक्यूल बन जाता है। और यहां पर जो TCA साइकिल में एक्सेप्टर मॉलिक्यूल होता है वो होता है ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। ये 4 कार्बन वाला डाइकार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। और जो बाहर से मॉलिक्यूल को एक्सेप्ट करता है, आपको बता दिए, वो मॉलिक्यूल होता है एसिटाइल कोएंजाइम, एसिटाइल कोएंजाइम। यही मॉलिक्यूल को वो बाहर से लेता है, एक्सेप्टर मॉलिक्यूल यानी कि ऑक्सैलोएसिटिक एसिड लेता है, और ये पाथवे को आगे बढ़ाता है और अपना जो ATP या फिर NADH2 बाहर निकालना है वो निकालता है, और फिर से वो
एक्सेप्टर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है। अब इस प्रोसेस को थोड़ा देखते हैं। हमारा सबसे पहले पायरुविक एसिड ये आपका लिंक रिएक्शन करके बनाएगा एसिटाइल कोएंजाइम बनाएगा। एसिटाइल कोएंजाइम बनाएगा। दिखा देते लिंक रिएक्शन। यहाँ पर हम लोग डाल दिए, कोएंजाइम डाले, CO2 बाहर निकल गया और यहाँ एंजाइम लगता है। एंजाइम का नाम ये देखिएगा, पायरुविक एसिड डीहाइड्रोजिनेज। और यहाँ पर क्या हो रहा है, एक NAD+ आ रहा है और ये NADH2 में निकल रहा है। यानी ये हमारा क्या आ रहा है, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है, एसिटाइल कोएंजाइम बनता है। अब एक चीज और याद रखना है, जो एसिटाइल कोएंजाइम है इसका अलग अलग सोर्स हो सकता है। यानी कि जो हमारा एसिटाइल कोएंजाइम है वो अलग अलग पाथवे से घूम के आ सकता है और ये एसिटाइल कोएंजाइम कहीं भी क्रेब्स साइकिल को इनिशिएट कर सकता है। यानी कि हमारा कार्बोहाइड्रेट यानी कि ग्लूकोज हमारा ग्लाइकोलिसिस करके एसिटाइल कोएंजाइम बन सकता है। ग्लाइकोलिसिस करके एसिटाइल कोएंजाइम बन सकता है। फैट हमारा बीटा ऑक्सीडेशन करके एसिटाइल कोएंजाइम बन सकता है। और प्रोटीन हमारा डीएमाइनेशन करके एसिटाइल कोएंजाइम बन सकता है। यानी कि जो एसिटाइल कोएंजाइम है इनका अलग अलग सोर्स हो सकता है, ये कहीं से भी आकर क्रेब्स साइकिल में आकर जुड़ सकता है। तो हमारा एसिटाइल कोएंजाइम बना। अब ये एसिटाइल कोएंजाइम एक्सेप्टर मॉलिक्यूल दैट इज ऑक्सैलोएसिटिक एसिड से जुड़ता है और बनाता है सिट्रिक एसिड। और जो सिट्रिक एसिड है ये आपका 6 कार्बन वाला एसिड होता है। देखिए जो एसिटाइल कोएंजाइम होता है वो 2 कार्बन वाला डाइकार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है और ये आपका 4 कार्बन वाला डाइकार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। इसलिए 4 और 2 मिलके होता है 6। और यहाँ पर जो एंजाइम लगता है उस एंजाइम का नाम है सिट्रिक एसिड सिंथेटेज। आपको एंजाइम याद करने का भी ट्रिक बता दूंगा, डोंट वरी। और यहाँ पर एक चीज़ और रखिएगा, यहाँ पर हम लोग एक पहले क्या करते हैं, हाइड्रेट करते हैं, यानी कि यहाँ पर H2O पहले डालते हैं। ठीक है, अब फिर से क्या हो रहा है, हमारा सिट्रिक एसिड बनता है सिस एकोनिटिक एसिड। जो सिस एकोनिटिक एसिड है ये भी आपका 6 कार्बन वाला एसिड है। और यहाँ पर जो एंजाइम लगता है उस एंजाइम का नाम है एक्विनेटेज। और यहाँ क्या कर रहे हैं, इसके फिर से हम लोग H2O को बाहर निकाल दे रहे हैं, यानी कि फिर से इसको डिहाइड्रेट कर देते हैं। यहाँ पहले हाइड्रेट किए फिर डिहाइड्रेट किए। अब हमारा सिस एकोनिटिक एसिड आगे बनता है आइसोसिट्रिक एसिड बनता है। ये भी आपका 6 कार्बन वाला एसिड होता है। और एक चीज और याद रखिएगा, नहीं, और यहाँ पर एंजाइम लगता है, उस एंजाइम का नाम है एक्विनेटेज। एक चीज और याद रखना है, क्या फिर से हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग H2O को डालते हैं। ठीक है, फिर से इसको हम लोग हाइड्रेट करते हैं। और अब हमारा आइसोसिट्रिक एसिड बनता है ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड। ये भी आपका 6 कार्बन वाला एसिड है। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात याद रखना है आपको, यहाँ एक आता है NAD+ और ये बनाता है NADH2। दरअसल इस NADH2 को हम लोग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में यूज करते हैं। इससे हम लोग को 3 ATP मिलता है। ओवरऑल हम लोग क्या कर रहे हैं, ATP का ही प्रोडक्शन करना है ना। ये बात का होने वाला प्रोसेस है, इसलिए अभी उतना बारे में दिमाग नहीं लगाना है। अब यहाँ पर जो एंजाइम लगता है उस एंजाइम का नाम है आइसोसिट्रिक एसिड डीहाइड्रोजिनेज। देखिए एंजाइम का नाम रखना बहुत इजी है। ठीक है, नाम से ही नाम दोनों याद हो जाएगा। अब ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड आगे बनता है आपका
अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड। और यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट प्रोसेस होता है, क्या हो रहा है यहाँ पर, यहाँ होता है मेरा एक CO2 बाहर निकलता है। अब देखिए यहाँ पर तो एक CO2 बाहर निकल रहा है, यहाँ पे एक कार्बन बाहर निकल रहा है, इसलिए जो अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड होता है ये एक 5 कार्बन वाला ऑर्गेनिक एसिड होता है। और यहाँ पर जो एंजाइम लगता है उस एंजाइम का नाम है ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज। और एक चीज और याद रखना है कि अब क्वेश्चन आता है कि कौन सा एक मॉलिक्यूल है ऑर्गेनिक एसिड है क्रेब्स साइकिल का जो 5 कार्बन वाला होता है, तो एकमात्र अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड ही एक ऐसा मॉलिक्यूल से जो 5 कार्बन वाला होता है क्रेब्स साइकिल में। अब ये अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड अगेन बनता है सक्सिनाइल कोएंजाइम, सक्सिनाइल कोएंजाइम। एक यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि क्रेब्स साइकिल में कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल है जो आगे ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन करता है। जैसे कि हम लोग जान चुके थे जो लिंक रिएक्शन में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन हो रहा है, यानी कि एक जगह हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है और दूसरी तरह से ऑक्सीजन CO2 बाहर निकल रहा है, यानी डिकार्बोक्सिलेशन हो रहा है या ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसलिए हम लोग ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन कहते हैं। और क्रेब्स साइकिल में अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड फर्दर आगे ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन करता है, यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, एक NAD+ आता है, NAD+ आता है और एक NADH2 बाहर निकलता है। और साथ ही साथ यहाँ पर एक कोएंजाइम भी आता है और यहाँ पर CO2 बाहर निकलता है। और यहाँ पर जो एंजाइम काम करता है उस एंजाइम का नाम है अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज। देखिए एंजाइम का नाम रखना बहुत इजी है। यहाँ देखिए बस जो एंजाइम है उसी के साथ बस डिहाइड्रोजिनेज लग रहा है, जैसे ओजोलोसक्सिनिक एसिड से ओजोलोसक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज, एसिटिक एसिड से एसिटिक डिहाइड्रोजिनेज। बस यहाँ पर याद रखना है एकोनिटेज एकोनिटेज और यहाँ पर एसिटिक एसिड सिंथेटेज। बस देखिए अब देखिए यहाँ पर एक तो CO2 बाहर निकला था, यहाँ पर एक CO2 बाहर निकला था, अब यहाँ पर भी एक CO2 बाहर निकल रहा था, तो ये 5 कार्बन का हुआ था। अब ये आपका सक्सिनाइल कोएंजाइम 4 कार्बन का हो जाएगा। अब कोई चेंज नहीं होगा, कोई भी CO2 बाहर नहीं निकलेगा। अब जब सक्सिनाइल कोएंजाइम आगे सक्सिनाइल कोएंजाइम बनाता है सक्सिनिक एसिड, ये भी आपका 4 कार्बन वाला ऑर्गेनिक एसिड होता है। और एक चीज़ यहाँ पर और याद रखना है कि यहाँ पर क्या होता है, एक GTP आती है और ये GTP बनाती है एक GTP, और यही GTP आगे फर्दर बनाती है आपका ATP। तो यहाँ पर हम लोग को एक डायरेक्ट ATP मिलता है। जो डायरेक्ट ATP मिलता है उसको हम लोग कहते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन। भाई हम लोग को लास्ट में तो क्या करना है, ATP ही बनाना है। तो एक डायरेक्ट ATP मिलता है हम लोग, कहाँ मिलता है, जब सक्सिनाइल कोएंजाइम सक्सिनिक एसिड बनता है क्रेब्स साइकिल में, तो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन पर एक ATP मिलता है, वो GTP बनाता है, कहीं कहीं GTP लिखा होता है, वही GTP आगे जाके ATP बन जाता है। अब सक्सिनिक एसिड हमारा, और यहाँ पर जो एंजाइम काम करता है इस एंजाइम का नाम है, थोड़ा सा यहाँ पर याद रखने वाला एंजाइम का नाम है, इसका नाम है सक्सिनिक एसिड थियोकाइनेज। अब जो सक्सिनिक एसिड है, ये सक्सिनिक एसिड आगे बनाता है फ्यूमरिक एसिड। ये सक्सिनिक एसिड बनाता है फ्यूमरिक एसिड। जो फ्यूमरिक एसिड होता है ये भी आपका 4 कार्बन वाला होता है, क्योंकि आप CO2 बाहर नहीं निकलने वाला है। और यहाँ पर क्या हो रहा है, हम लोग एक H2O डाल देते हैं, और जो यहाँ पर जो एंजाइम लगता है इस एंजाइम का नाम है, यहाँ पर H2O नहीं डालते हैं, यहाँ पर क्या होता है, एक यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट सिचुएशन होता है। यहाँ पर क्या होता है, एक FAD, देखो अब तक तो NAD था, अब यहाँ पर एक FAD+ आता है और वो बनाता है FADH2।
ये FeDH2 को जब हम लोग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में डालते हैं तो उससे हम लोग को 2 ATP मिलता है, लेकिन जब NADH2 को डालते हैं तो इससे मिलता है 3 ATP मिलता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या है आगे पढ़ेंगे इसको। और यहाँ पर जो एंजाइम काम करता है, जब हमारा सक्सिनिक एसिड फ्यूमरिक एसिड में बनता है तो यहाँ एंजाइम काम करता है, उस एंजाइम का नाम है, ले इधर रख देते हैं, सक्सिनिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज। देखिए एंजाइम का नाम रखना बहुत ईजी है, ठीक है। सक्सिनिक एसिड से बनता है फ्यूमरिक एसिड, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक FAD प्लस आता है और FADH2 बनता है। अब हमारा फ्यूमरिक एसिड बनता है मैलिक एसिड, और यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हम लोग एक H2O डालते हैं, और यहाँ पर जो एंजाइम काम करता है उस एंजाइम का नाम है, याद रखिएगा, फ्यूमरिक एसिड से यहाँ लिखते हैं, फ्यूमरिक एसिड से फ्यूमरेज। यहाँ पर कौन सा एंजाइम याद आता है, फ्यूमरेज। फ्यूमरिक एसिड बनाता है मैलिक एसिड को, एंजाइम लगता है फ्यूमरिक एसिड। अब हमारा जो मैलिक एसिड है वो फिर से बना देता है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, यानी कि एक्सेप्टर मॉलिक्यूल बना देता है। लेकिन इसी बीच यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट इवेंट होता है, यहाँ पर एक NAD प्लस आता है और वो बना देता है एक NADH2। देखिए कितने जगह हम लोग को NADH2 मिला, जब मैलिक एसिड से ऑक्जेलो एसिड बना तो यहाँ पर एक NADH2 बनता है। और यहाँ पर जो एंजाइम काम करता है उस एंजाइम का नाम है मैलिक एसिड। मैलिक से मैलिक एसिड आइएगा, मैलिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज। एक NADH2 यहाँ मिलता है, एक NADH2 यहाँ मिलता है, एक NADH2 यहाँ मिलता है, यानी कि 3 NADH2 मिलता है क्रेब्स साइकिल में, और एक FADH2 मिलता है। देखिए एंजाइम का नाम रखना बहुत ईजी है, खाली यहाँ जो याद रखना है वो बता रहे हैं, ठीक है। जहाँ जहाँ याद करने का दिक्कत है वहाँ बता रहे हैं। सिर्फ ऑक्जेलो एसिटिक एसिड से सिट्रिक एसिड बनता है, तो यहाँ पर एंजाइम लगता है सिट्रिक एसिड सिंथेटेज। सिट्रिक एसिड से जब सिस एक्टिक एसिड बनता है तो यहाँ बनता है एकोनिटेज। सिस एक्टिक एसिड से जब एसिटिक एसिड बनता है तो यहाँ बनता है एकोनिटेज, यहाँ एंजाइम लगता है एकोनिटेज, राइट। और आइसोसिट्रिक एसिड से जब ऑक्जेलो एसिड बनता है तो यहाँ पे एंजाइम रहता है, देखिए आइसोसिट्रिक से एसिटिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड से जब अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड बनता है तो एंजाइम रहता है ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज। अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड से जब सक्सेनाइल कोएंजाइम बनता है तो यहाँ पे एंजाइम रहता है अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है। सक्सेनाइल कोएंजाइम से जब सक्सिनिक एसिड बनता है तो यहाँ पर याद रखना चाहिए, यहाँ पे एंजाइम रहता है सक्सिनिक एसिड थियोकाइनेज। और जो सक्सिनिक एसिड से जब फ्यूमरिक एसिड बनता है तो यहाँ एंजाइम लगता है सक्सिनिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज, और यहाँ पर एक FADH2 भी मिलता है। ये इवेंट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जब फ्यूमरिक एसिड से मैलिक एसिड बनता है तो यहाँ एंजाइम लगता है फ्यूमरेज, और जब मैलिक एसिड से ऑक्जेलो एसिड बनता है तो यहाँ पर एंजाइम लगता है मैलिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज। देखो एंजाइम बहुत ईजी है, आप 5-6 बार पढ़िएगा, एंजाइम का नाम बहुत ईजी से याद हो जाएगा। अब आपको सीक्वेंस का बताने का ट्रिक बता रहे हैं, याद करने का ट्रिक, ठीक है। तो जो ट्रिक है वो ट्रिक है क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया ओके सूर्या 6-4 मारेगा और ओवर हो गया। क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया ओके सूर्या 6-4 मारेगा और ओवर हो गया। देखिए सी से हो गया सिट्रिक एसिड, सी से हो गया सिट्रिक एसिड, फिर सी से हो जाता है सिस एकोनिटिक एसिड, ऑफ से नहीं याद रखना है, आई से हो जाएगा फिर आइसोसिट्रिक एसिड, ओ से ओके से ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड, और के से अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, सूर्या या फिर सचिन, सूर्या से हो जाएगा सक्सिनाइल कोएंजाइम, और सूर्या के बाद फिर 6 से हो जाएगा फिर सक्सिनिक एसिड, 4 से याद रखिएगा फ्यूमरिक एसिड, और एम से याद रखिएगा मैलिक एसिड, और ओवर हो गया, ओवर का याद रखना है आपको ऑक्जेलो एसिटिक एसिड एक्सेप्टर एंजाइम एसिड। देखिए क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया ओके सूर्या 6-4 मारेगा और ओवर हो गया। सी से सिट्रिक एसिड, क्रिकेट से सिट्रिक एसिड, सी से एसिटिक एसिड, आई से आइसोसिट्रिक एसिड, ओके से ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड, के से अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, और ए से सक्सिनाइल कोएंजाइम,
6 से सक्सिनिक एसिड, 4 से फ्यूमरिक एसिड, M से मैलिक एसिड और O से ओलो एसिटिक एसिड। क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया ओके सूर्या, याद रखिएगा इस ट्रिक का नाम, क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया ओके सूर्या 6-4 मारेगा और ओवर हो गया। और जो इंजाइम है, इंजाइम का नाम रखना भी बहुत इजी है। देखिए यहाँ से भी बस याद रखना क्या, सिट्रिक एसिड सिंथेटेज, उसके बाद ये इंजाइम सेम टू सेम चलता रहेगा। सिट्रिक एसिड से एकोनिटेज, फिर सिट्रिक एसिड से एकोनिटेज, आइसोसेटेज से आइसोसेटिक डिहाइड्रोजनेज, और से ओलिगोसैक्सनिक डिहाइड्रोजनेज, अल्फा कीटोकेटोनेज से अल्फा ग्लूटारिक एसिड डिहाइड्रोजनेज, सक्सेनाइल कोएंजाइम से यहाँ नहीं याद रखना है, सक्सेनिक एसिड थियोकाइनेज, फिर सक्सेनिक एसिड से बनेगा आपका फ्यूमरिक एसिड, सक्सेनिक एसिड डिहाइड्रोजनेज, फ्यूमरिक एसिड से फिर मैलिक एसिड बनेगा तो फ्यूमरेज, और मैलिक एसिड से फिर ऑक्सीडेटिव एसिड बनेगा तो यहाँ रहेगा मैलिक एसिड डिहाइड्रोजनेज। और उसका याद रखने का ट्रिक क्या है, क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया, क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया ओके सूर्या 6-4 मारेगा और ओवर हो गया। ठीक है, अगर आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ में आई तो फिर से दोबारा से वीडियो देखिए। अगर और भी कोई क्वेरीज है, अगर और भी समझ में नहीं आ रहा है तो हमको कमेंट कीजिए, और इसी तरह से मैं ट्रिक और वीडियो लाता रहूँगा। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और पढ़ते रहिए और सीखते रहिए। तब तक के लिए बाय।